तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो हमने जो है बात कर ली थी हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 5 जो सीरीज होती हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, उनमें से है हमने लाइमन सीरीज की बात कर ली, फिर बामर सीरीज की बात कर ली, आस्चन सीरीज की बात कर ली है, ब्रैकेट सीरीज की भी बात कर ली है और साथ साथ फुंड सीरीज की भी बात कर ली है। ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन एटम के डायग्राम की भी अच्छे से चर्चा की है। ये हाइड्रोजन एटम का डायग्राम है। साथ ही साथ हमने हाइड्रोजन एटम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की भी बात कर ली है। ठीक है, इसमें एक ही लाइन मिलती है, वो होती है लाइमन सीरीज की लाइन। और इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। कैसे बोहर की सेकंड पोस्टुलेट को जो है डी ब्रोगली से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हम देखेंगे। चलिए तो बिना विलंब के देखते हैं इसको। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2 पाई के बराबर होगा। क्या कहती है सेकंड पोस्टुलेट? आगे हम देखेंगे कि L इक्वल टू MVN/Rn इक्वल टू NH/2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है सेकंड पोस्टुलेट हमारी कहती है। ओके, गुड। तो बोहर क्या कहते हैं, सॉरी, डी ब्रोगली की थ्योरी के अनुसार हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, उसका मास m है, v वेलोसिटी से वो जो है और मूव कर रहा है अपनी ऑर्बिट्स में, तो उसकी जो है एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा इक्वल टू h/p, p की जगह mv, h/mv। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। It means that electron could be considered as a wave particle in a circular orbit. Of course, उसे हम क्या मान सकते हैं? wave particle मान सकते हैं। And electron travels only those orbits for which the circumference is integral multiple of wavelength. तो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अनुसार केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जो है जिसमें उसका वेव लेंथ जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और इंटीग्रल मल्टीपल किसके बराबर होगी? उसकी जो है सरकमफ्रेंस के। ठीक है, तो वो फुल वेव के फॉर्म में जो है अपना जो है नेचर शो करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लेमडा की जगह h/mvn रख दिया। ठीक है, यहाँ पे mv और vn दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MVN/Rn इक्वल टू NH, और यही तो जो है बोहर्स की सेकंड पोस्टुलेट है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 पाई। तो ये कैसे आसानी से इस जो है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से निकल के आ जाती है, प्रूफ हो जाती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मान लो ये जो है हमारा बेसिक मॉडल है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है। अब मान लीजिए ये n इक्वल टू 4 में ट्रेवल कर रहा है, n इक्वल टू 4 में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 में तो क्लासिकल मॉडल के अनुसार तो ये सर्कुलर ऑर्बिट पे है, लेकिन डी ब्रोगली कहते हैं कि नहीं, ये सर्कुलर नहीं होगा, ये क्या करेगा? एक वेव बनाएगा, चाहे ऐसे 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 इस तरह से, ये एक वेव के फॉर्म में, मतलब सीधे एक सर्कल पे नहीं रहेगा, ये वेव के फॉर्म में, इसका वेव नेचर यहाँ पे शो होगा, और वेव नेचर है तो वो उसका पाथ जो होता है वो जिगजैग तो होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से वेव के फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं n इक्वल टू 4 है, जिसका मतलब इसमें 4 कंप्लीट वेवलेंथ बनेगी। आप यहाँ देखिए, ए यहाँ से करके यहाँ तक आए एक वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ, यहाँ से करके यहाँ तक गए 2 वेवलेंथ,
यहाँ से करके यहाँ तक गए 3 वेवलेंथ, और यहाँ से करके यहाँ तक फिर आए तो 4 वेवलेंथ। तो यानी इक्वल टू 4 था, इसमें 4 कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं ये चीज, एक ये वेवलेंथ यहाँ 1, ये वेवलेंथ यहाँ 2, ये वेवलेंथ यहाँ से यहाँ 3, ये वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक 4। तो 4 कंप्लीट वेवलेंथ बन रही हैं इसमें। ठीक है, यही जो है वोहर थ्योरी कहती है, और डी ब्रॉगली थ्योरी के साथ जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई होती है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डी ब्रॉगली की एक्सप्लेनेशन है, और जो है बोहर्स की सेकंड पोस्टुलेट का। चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, और बात कर लेते हैं बोहर्स के मॉडल की। ठीक है, ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स मॉडल, क्या कमियां थी, चलिए ये भी जल्दी से देख लेते हैं। तो बोहर मॉडल में जो समस्याएं थी, पहला मॉडल तो ये था कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एटम्स हैविंग मोर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल किसके बारे में नहीं बता पाया, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम से ज्यादा वाले यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में ये मॉडल कोई बात नहीं करता है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। आपने देखा कि जो इंटेंसिटीज हैं, रिलेटिव इंटेंसिटीज जो भी डिफरेंट लाइन की हैं, वो भी अलग अलग हैं, उनके बारे में कुछ बात नहीं बताता है। ऐसा क्यों है, जैसे बामर सीरीज में जो अल्फा लाइन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है, गामा की उससे कम है, इस तरह से अलग अलग इंटेंसिटीज की लाइन मिलती हैं। दूसरा, जब हर लाइन को तोड़ के देखा जाता है तो उसमें और छोटी छोटी लाइंस दिखती हैं, जूम करके देखा जाता है उसको तो और छोटी छोटी लाइंस दिखती हैं, जिन्हें फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। इसकी भी व्याख्या, इसका भी एक्सप्लेनेशन बोहर्स का मॉडल नहीं दे पाया। बोहर्स मॉडल आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, इसके अलावा जब इस स्पेक्ट्रम को, इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फिर से नए नए कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती हैं, जिसे हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। और जब इन्हीं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइंस को स्टार्क इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो भी ये डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती हैं, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता पाए। इसके अलावा बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट, कि इसे जैसे आपने देखा वोरबरी का नियम, ठीक है, वोरबरीज लॉ, तो उस हिसाब से बोहर्स ने कुछ नहीं बताया था, वोरबरी ने बाद में बताया कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम में रहेंगे। ठीक है, तो ये उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है। क्लियर, तो ये जो है डिफिकल्टीज थी, शॉर्टकमिंग्स थी, कमियां थी बोहर्स के मॉडल में। फ्लॉज ऑफ बोहर्स मॉडल वाज करेक्टेड बाय सोमरफील्ड, जो भी कमियां थी उसमें से कुछ हद तक करेक्ट किया गया। और क्या किया गया सोमरफील्ड के द्वारा, बेसिकली उन्होंने बताया कि जो ये सर्कुलर ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की, वो सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल भी होती हैं। सर्कुलर हो सकती हैं लेकिन इलिप्टिकल भी होती हैं, तो ये सोमरफील्ड ने बताया। लेकिन बहुत सारी बातें थी जो सोमरफील्ड का मॉडल भी नहीं बता पाया। उसके लिए एक नया मॉडल आया और जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के मॉडल के आधार पे जिसे हम कहते हैं वेक्टर एटम मॉडल, और ये बेटर एंड मोर क्लियर पिक्चर ऑफ द। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।